देखिएगा स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम टॉपिक नंबर 8 लेकर आए हैं। अध्याय नंबर 1 के अंतर्गत विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्लास 12 यूपी बोर्ड के अंतर्गत। तो टॉपिक नंबर 8 करेंगे हम। कल यहाँ पर हमने टॉपिक नंबर 7 किए थे, वहाँ से आगे को हम टॉपिक नंबर 8 पर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट माना हमने एक विद्युत द्विध्रुव हमारा ए बी -q + q गुलाम आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी अल्पतम दूरी है वो 12 है और इसका मध्य बिंदु O है। इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर -q और +q गुलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1/E2 है। E1/E2 है। तो स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर इसकी अक्षीय स्थिति में बिंदु O से r मीटर दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो -q गुलाम आवेश की इससे दूरी जो होगी वो होगी r + l, और +q गुलाम की इस बिंदु से दूरी होगी r - l। तो इन पर हम चित्र करेंगे। माना -q + q गुलाम आवेश से बना कोई विद्युत द्विध्रुव AB बराबर 12 मीटर है, के परावैद्युताओं वाले माध्यम में रखा है, जिसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर -q + q गुलाम आवेशों के कारण तीव्रताएं E1/E2 है। -q और +q गुलाम आवेशों के कारण तीव्रताएं E1/E2 हैं। बिंदु P की -q गुलाम आवेश तथा +q गुलाम आवेश से दूरियां क्रम से AP बराबर r + k l, r इतनी और l इतनी दोनों जुड़ जाएंगी स्टूडेंट। और दूसरे वाले की BP बराबर, ये पूरी r है BP के लिए, तो इसमें से l घट जाएगा, r - k l। तब AP की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी AP की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी, ये वाली, तो ये होगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k q/AP का स्क्वायर। तो AP हमारा क्या है स्टूडेंट, r + k l है। तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k q/r + l का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। इसी स्थिति में BP की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, ये E1 होगी, इधर तो धनावेश है तो ज़्यादा होगी, तो ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k q/BP का होल स्क्वायर। और BP की वैल्यू जो स्टूडेंट हमारे पास r - k l का r - k l है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब चूंकि E1/E2 विपरीत है तथा E1 E2 से बड़ा है, तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इनके अंतर के बराबर होगी, यानी E1 - k E2। तो E1 की वैल्यू यहाँ पर लगा लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q/r - k l का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू हम यहाँ पर ये वाली रख लेंगे, ये वाली कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k q/r + k l का होल स्क्वायर। तो इनकी परिणामी तीव्रता हो जाएगी, यहाँ से q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/r - k l का होल स्क्वायर स्टूडेंट, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/r + l का होल। E बराबर ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k, और इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे r + l का होल स्क्वायर माइनस के r - k l का होल स्क्वायर बटे a + b, और a - b का जब फार्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा a² - b²। तो इसमें l² - r² - l² का होल स्क्वायर हो जाएगा इस फॉर्मूले से, उस वाली कंडीशन में स्टूडेंट। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे, इसको खोल देंगे a² + b² से, r² + l² + 2rl माइनस का, इससे अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, r² + का l²
ये सब चेंज हो जाएंगे माइनस में, और ये माइनस वाला प्लस में जाएगा 2r में, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर प्लस माइनस का और l स्क्वायर से l स्क्वायर प्लस माइनस का कट जाएगा। फिर इसको लिख लेंगे E बराबर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, ये हो जाएगा 2 और 2 4 RL। अब चूंकि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए L जो है L बहुत छोटा है R की तुलना में, तो L स्क्वायर जो होगा बहुत छोटा होगा इसकी R स्क्वायर की तुलना में, तो L स्क्वायर को हम यहाँ नगण्य कर देंगे, तो यहाँ का R की पावर 2 दूनी 4 और ये R से R कट जाएगा, तो R की पावर हो जाएंगी 3। तो यहाँ पर निर्वात और वायु के लिए हम K बराबर 1 रख लेंगे, तो एक E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख लेंगे 2QL, इसको लिख लेंगे 2 बाहर लेकर इसमें का 2QL, और 2QL जो होता है 2QL जो होता है हमारा वो होता है P के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम होगी। अगले टॉपिक पर चलते हैं स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर वैल्यू द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो माना AB कोई -q + q कूलम आवेश से मिलकर बना एक द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है और जो 2l लंबाई से, जिसकी लंबाई 2l मीटर है। अब इसके मध्य बिंदु से इसकी निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1/E2 है, और बिंदु P से -q कूलम आवेश की दूरी जो होगी वो r² + l² होगी अंडर रूट में, और इसी तरीके से इसकी बिंदु P से +q कूलम की दूरी भी इतनी ही होगी। चूँकि ये एक समकोण त्रिभुज है और ये जो कोण बना रहे हैं ये दूसरे से जो इसका परिणामी होगा ये E जो होगा इन दोनों के परिणामी के बराबर होगा, और ये दूसरे से कोण बना रहे हैं थीटा कोण बना रहे हैं, तो जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा। तो समकोण त्रिभुज OAB या OAP या OAB में OPB में, तो ये जो दूरी आएगी AP और BP ये आएगी अंडर रूट L² + R² √L² + R²। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। माना -q + q कूलम आवेशों से बना एक द्विध्रुव AB बराबर 2l मीटर के पराविद्युतांक के माध्यम में रखा है। इसकी मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में r मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर -q व +q आवेशों के कारण तीव्रताएं E1/E2 हैं। इस -q और +q आवेश के कारण तीव्रताएं E1/E2 हैं। प्रत्येक आवेश से बिंदु P की दूरी AP बराबर BP बराबर अंडर रूट r² + l² होगी मीटर होगी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में दोनों का कोण बराबर होगा। तब तीव्रताएं E1 बराबर होगी E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q अपॉन अंडर रूट r² + l² का होल स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा r² + l² न्यूटन प्रति कूलम। तो प्रत्येक स्थिति में तीव्रता यही होगी स्टूडेंट। अब चूंकि E1/E2 के परिणाम समान है एवं दिशाएं विपरीत हैं, तो E1/E2 के AB के लंबवत घटक जो E1 लंबवत घटक जो होंगे E1 sin थीटा बिंदु P के सापेक्ष E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये बराबर होने पर एक दूसरे के साथ निरस्त हो जाएंगे, किंतु समांतर घटक जो है ये वाले ये एक दूसरे के साथ बराबर होने पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि विपरीत नहीं है, समान दिशा में है, इनकी दिशा समान है, इधर को चलेंगे ये वाले। ये E1 cos थीटा हो गया इतना स्टूडेंट E1 cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा E2 cos थीटा ये वाला। तो ये दोनों समांतर है, ये होगा E2 cos थीटा,
तो ये दोनों घटक जुड़ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये समान है और विपरीत दिशा में नहीं है, समदिश है, तो ये जुड़ जाएंगे। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर होगी इन दोनों के योगफल के बराबर होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यानी ये वाली जो होगी, ये जो तीव्रता E होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगी। और ये जो है दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि उनकी दिशाएं विभिन्न है, विपरीत है। माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का एक कट जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 cos थीटा E2 cos थीटा। E1 की और E2 की वैल्यू लेते हैं 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा, ये वाला आ जाएगा। और यहाँ पर E2 की वैल्यू लगा देंगे, यही वाली सेम आ जाएगी और cos थीटा आ जाएगा। ये यहाँ से सारे को कॉमन लेके दो हो जाए, डबल हो जाएगा। ये सेम है तो इसका डबल हो जाएगा 2q cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे इस वाले त्रिभुज में, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब cos थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे हम इस त्रिभुज में निकालेंगे ओ पी बी या ओ पी ए में, तो इस त्रिभुज की वैल्यू आएगी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण OB बटे BP या OA बटे AP, कोई सी भी कंडीशन ले सकते हैं, OA बटे AP। तो ये आइए, तो ये यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, OA हमारा हो जाएगा L या OB L हो जाएगा, और जो हमारा AP और BP है वो हमारा √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से लगा देंगे स्टूडेंट। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2QL, और 2QL होता है हमारा P के बराबर। यानी ये जो होता है P बराबर जो होता है हमारा फार्मूला 2QL, तो ये P हो जाएगा हमारा 2QL हो जाएगा। और इसकी पावर एक ये है पूरी और आधी ये हो जाएगी, एक और आधी ये हो जाएगी 3/2 1.5 हो जाएगी। 2QL हो जाएगा P के बराबर न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए यहाँ पर चूंकि L छोटा है R से, तब L स्क्वायर बहुत छोटा होगा R स्क्वायर से, तो हम क्या करेंगे L स्क्वायर को नगण्य कर देंगे यहाँ पर। तब बिंदु P पर बिंदु क्षेत्र की परिणामी तीव्रता जो आएगी E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R³ होगी। क्योंकि जब इसको हम नगण्य कर देंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर R की पावर 3/2 थी और यहाँ पर होल स्क्वायर था, 2 से 2 कट जाएगा तो R की पावर 3 बच जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P बटे R³ न्यूटन प्रति कूलम। और निर्वात और वायु के लिए हम K बराबर 1 रख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगले टॉपिक पर चलते हैं। बिंदु द्विध्रुव पर लगने वाले बल का हो, तो देखिए AB कोई द्विध्रुव है जो चुंबकीय क्षेत्र B के, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश थीटा कोण बनाकर रखा गया है, जिसकी लंबाई 12 मीटर है और -q + q कूलम आवेश से मिलकर बना है। तो इसमें इसको रखने पर इसकी द्विध्रुव की दिशा में 2 बल युग्म कार्य करेंगे, एक F बराबर EQ और एक ऊपर की ओर F बराबर EQ। तो ये इसकी दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेंगे, तो जो एक बल युग्म बनाएंगे जिसको हम प्रत्यायन बल कहते हैं। यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रख दें तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, यह बल प्रत्यायन बल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये बल इसको घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं दोनों, तो ये बल योगन पर लगने वाला प्रत्यायन बल कहलाएगा। अब माना AB बराबर 12 मीटर लंबाई का एक द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर बनाते हुए रखा जाता है, तो इस पर आवेश -q और +q कूलम के कारण दो बराबर किंतु विपरीत बल F कार्य करने लगते हैं, जो एक बल युग्म बनाते हैं। तब द्विध्रुव के
बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर एक बल, इन दोनों में से एक बल कोई सा ये वाला गुणा दोनों बलों के बीच क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। तो इनकी क्रिया रेखा ये वाली है और इसकी वाली, तो इनके बीच की लंबवत दूरी ये जो होगी ये त्रिभुज ए ओ बी में होगी। त्रिभुज ए ओ बी में ओ बी बराबर ये जो होगी आपकी ओ बी बराबर होगी लंब बटे साइन थीटा, ओ बी बराबर ये होगी 2l साइन थीटा, यानी ए बी इंटू साइन थीटा त्रिभुज ए ओ बी में। तो यहाँ पर हो जाएगी 2l साइन थीटा और f बराबर जो होगा वो हमारा होगा ई क्यू। तो ई क्यू बराबर ये हो जाएगा 2QL बराबर होता है हमारा वो होता हमारा पी के। तो स्टूडेंट देखिए टो बराबर हो गया पी ई साइन थीटा न्यूटन मीटर, ये इसके बल युग्म का आघूर्ण होगा। यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर है, क्षेत्र की दिशा के समांतर है, तो बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर पी ई साइन 0 होगा। इस स्थिति में थीटा जो होगा वो 0 होगा, तो युग्म का आघूर्ण जो होगा वो 0 न्यूटन मीटर होगा। दूसरी केस में यदि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। जिसे हम टो मैक्स पढ़ेंगे टो मैक्स बराबर पी ई साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान जो होगा वो 1 होता है, तो टो मैक्स बराबर पी ई न्यूटन मीटर होगा। 11 पर विद्युत फ्लक्स, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये कोई हमारा एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर कोई पृष्ठ रखा गया है। तो इसकी विद्युत फ्लक्स की सीधी परिभाषा है स्टूडेंट कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब मान लीजिए हमारा कोई विद्युत क्षेत्र ई है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है और इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा गया है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ए है। तो ए क्षेत्रफल में कोई पृष्ठ रखा गया है, काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। तो इसके अंदर से जो होकर गुजरेंगी बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, उनकी माप जो होगी विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे सूक्ष्म अवयवों ये क्षेत्रफल वाले अवयवों से मिलकर बना है। तो इसमें से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा और ये दोनों का क्षेत्रफल वेक्टर ले लेंगे हम, और इनके बीच का जो कोण होगा वो हमारा थीटा होगा। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर इसकी परिभाषा पर हम चलते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल ए वाला पृष्ठ लिया जाए, यदि किसी विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल ए वाला पृष्ठ लिया जाए जो डीए लघु क्षेत्र अवयवों से मिलकर बना है, तब उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स जो होगा वो इसके रेखीय समाकलन के बराबर होगा। किसके स्टूडेंट? विद्युत क्षेत्र के। तो देखिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स जो फाई ई बराबर होगा समाकलन ई वेक्टर ये वाला और डीए वेक्टर क्षेत्रफल अवयव का डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब चूंकि ई सब में एक समान है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ए का हम रेखीय समाकलन कर लेंगे। तो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या होगा, इसका समाकलन किया जाएगा। चूंकि 1 का किसी x के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो होता है x, तो इसी तरीके से डी ए के सापेक्ष समाकलन हो गया a। तो a क्या है? इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा पूरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स जो होगा बल रेखाओं की संख्या जो होगी वो होगी ई डॉट वेक्टर a। तो स्टूडेंट फाई ई बराबर, तो इसका डॉट हटा देंगे ई ए कोस थीटा, जहां थीटा जो है ये वाला इनके बीच का कोण है। तो स्टूडेंट इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है।
तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स हुआ। अगले टॉपिक पर चलते हैं स्टूडेंट। देखिएगा स्टूडेंट, टॉपिक आ रहा है हमारा गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो ये नियम कहता है कि अगर हम किसी बद्ध पृष्ठ को लें, उस पर कोई एक समान आवेश Q लगा दें, तो उससे होकर जाने वाला नेट कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, इससे बद्ध होकर जाने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा आवेश के गुणनफल का, आवेश का 1/ε0 गुना यदि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये उन्होंने गॉस ने फिर में फरमाई। तो हमने एक पृष्ठ लिया जिसके केंद्र पर बिंदु O है और उस पर एक Q कूलम आवेश है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का क्षेत्रफल स्मॉल dA अवयव क्षेत्रफल है, जिसकी दिशा में वेक्टर dA है, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र E के अंतर्गत रखा गया है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर E वेक्टर है, और इसकी दिशा में लंब सदिश जो है एकक सदिश जो है n कैप है, और इसका जो पूरा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है, और इसके केंद्र पर जो बना घनकोण है वो होगा हमारा d ओमेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर इस गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ A से परिबद्ध आवेश Q है, तो उसका कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा φE बराबर समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर Q/ε0 गुना ये होगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या करा, माना Q कूलम आवेश दी पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर रखा है। बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, हमारा एक बिंदु P स्थित है ये वाला, जिसके चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। तो आवेश Q के कारण क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d φE। अब इस क्षेत्रफल अवयव जो इतना है हमारा, इसके कारण Q कूलम आवेश के कारण इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा तो वो ये होगा, इसका समाकलन ले लेंगे स्टूडेंट, EdA d φE बराबर EdA इस छोटे पृष्ठ का, तो वेक्टर E इंटू वेक्टर dA, इन दोनों का वेक्टर रूप ले लेंगे, थीटा जो के बीच का कोण होगा, तो विद्युत फ्लक्स इतना होगा। तब संपूर्ण पृष्ठ A से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसका सारे का हम समाकलन कर लेंगे, तो इस पूरी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स में प्राप्त हो जाता है। आएगा समाकलन d φE बराबर समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। यहाँ पर आ जाते हैं फाई। अब d φE का समाकलन हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, d φE का समाकलन हो जाएगा हमारा φE, और E इसमें एक समान है तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और d ऐसे रख लेंगे। E की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, हमने पीछे करा था E बराबर जो होता था वो हमारा होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², ये हमारी E की वैल्यू होती थी। तो यहाँ पर हमने E की वैल्यू लगा दी, Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और ये d है जो इसको समाकलन में कर दिया। तो यहाँ पर इसको लगा ले Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया समाकलन dA/r²। अब किसी पृष्ठ का द्वारा उसके क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वो घनकोण होता है, तो इस क्षेत्र द्वारा इसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा वो घनकोण होगा ओमेगा, d ओमेगा। तो ये छोटा भी है तो इसके केंद्र ऊपर जो कोण आंतरिक होगा केंद्र पर, तो वो होगा d ओमेगा स्टूडेंट। तो ये d ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा के सापेक्ष हम इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा ओमेगा, d ओमेगा के सापेक्ष। तो 1 का समाकलन हो जाएगा हमारा d ओमेगा, क्योंकि 1 का x के सापेक्ष समाकलन होता है x। तो इसी प्रकार d ओमेगा हो जाएगा ओमेगा। अब ओमेगा जो होगा पूरे पृष्ठ द्वारा इसके क्षेत्रफल केंद्र पर आंतरिक कोण हो जाएगा
ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, घन कोण जो होता है स्टूडेंट होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल हो गया ए और त्रिज्या होगी आर स्क्वायर, इसके बटे में ऑलरेडी हो जाएगी ये। अब ये ऐसी रहेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा बराबर होगा ए अपॉन आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा तो ये जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बराबर इंटू ओमेगा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर, यानी फाई ई बराबर, अब इसकी वैल्यू लगा लेंगे, ए जो है गोलीय पृष्ठ है, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर पूरा फ्लक्स जो आ जाएगा फाई ई बराबर फाई ई डी ए बराबर समाकलन फाई ई डी ए बराबर ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है।